हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं रेजोनेंस टॉपिक को। ठीक है। तो रेजोनेंस क्या है, सबसे पहले तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने अभी तक जो एसी सर्किट्स पढ़े हैं उसमें हमने सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट्स, दो तरह के सर्किट्स देखे हैं। तो जो रेजोनेंस कंडीशन है वो दोनों ही टाइप के सर्किट्स में हम ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। तो जो सीरीज सर्किट में हम रेजोनेंस अप्लाई करेंगे वो सीरीज रेजोनेंस कहलाता है, और जो पैरेलल के लिए कहलाएगा वो पैरेलल रेजोनेंस। तो बेसिकली रेजोनेंस कंडीशन क्या है? रेजोनेंस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जब हम सर्किट के वोल्टेज को और सर्किट के करंट को दोनों को सेम फेज में बना सकते हो। ठीक है। सेम फेज का मतलब होता है फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाता है और पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है। ठीक है। या फिर यूं कहें कि जो सर्किट का इंपीडेंस है Z, वो प्योर रेजिस्टिव नेचर का हो जाता है। प्योर रेजिस्टिव नेचर का मतलब है उसमें नो फ्रीक्वेंसी एंड नो टाइम कंपोनेंट होना चाहिए। उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ना हो, किसी भी तरह का टाइम कंपोनेंट ना हो। सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हों जो प्योरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, तो वो अगर इंपीडेंस हो रहा है सर्किट का तो वो एक रेजोनेंस की कंडीशन कहलाती है। ठीक है। तो हम सबसे पहले सीरीज रेजोनेंस की बात करते हैं। सीरीज रेजोनेंस के लिए हमें एक आरएलसी सर्किट चाहिए। आरएलसी सर्किट जो सीरीज सर्किट हमारे पास होता है वही सेम सर्किट पे हमें यहाँ पर काम करना है। आर, एल और सी, ऑल द पैरामीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है। आर है, एल है, सी है, एक वोल्टेज है, एक करंट यहाँ से पास हो रहा है। एज यू नो कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये तीन वोल्टेजेस तीनों एलिमेंट के अक्रॉस है और करंट तीनों के थ्रू सेम जा रहा है। तो अगर हम इन तीनों को कंबाइंड करके एक फेजर बनाएं तो हमें मिलता है वी आर एंड आई in same phase, VL and I having a lagging angle of 90 degree and VC and I having a leading angle of 90 degree। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और जब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो कंसीडरिंग द कॉमन क्वांटिटी दैट इज द करंट ऑन द सेम फेज, बाकी के तीनों वोल्टेजेस को अगर हम प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरह का नजर आता है। ये VL है, ये VC है। ठीक है। तो ये इस सर्किट का फेजर डायग्राम है, राइट। अब इस सर्किट के लिए अगर हम इंपीडेंस की बात करें तो हाउ मच इंपीडेंस दिस सर्किट इज ऑफरिंग, दैट इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब इस फेजर डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो हाउ वी कैन अचीव द रेजोनेंस कंडीशन इन दिस सर्किट, सिंपली बाय मेकिंग VL एंड VC बोथ आर इक्वल। अगर VL और VC को दोनों को इक्वल बना दें तो क्या होगा? अल्टीमेटली जो सर्किट का वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज, दैट विल बिकम इक्वल्स टू V, क्योंकि अल्टीमेटली जो टोटल वोल्टेज आएगा VL और VC इक्वल होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो VR होगा वही V के बराबर होगा। तो V और I दोनों सेम फेस में हो जाएंगे इस कंडीशन में। और अगर VL और VC इक्वल है तो VL और VC के होने की वजह से XL और XC भी इक्वल होंगे, राइट। तो इस सीरीज रेजोनेंस कंडीशन को अचीव करने के लिए हमारे पास ये जो कंडीशन है XL इज इक्वल्स टू XC, दिस इज व्हाट इट इज, जहां पर हम लोग रेजोनेंस की कंडीशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। और अगर हम इस XL माइनस XC को इस इंपीडेंस के रिलेशन में पुट करें तो हमें मिलता है Z इज इक्वल्स टू R। XL XC कैंसिल हो जाएगा, Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू R, राइट। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल इंपीडेंस ऑफरिंग बाय दिस सर्किट। मिनिमम का मतलब है कि किसी भी कंडीशन में अगर RLC तीनों पैरामीटर लगे हैं तो अगर Z इक्वल्स टू R है तो दैट इज हैविंग अ मिनिमम वैल्यू। इसके अलावा बाकी कोई भी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन R। ठीक है। अब XL माइनस XC में हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में वैल्यूज को पुट करें, XL होता है 2πfL और XC होता है 1/2πfC। इस रिलेशन से हम लोग एक फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डराइव कर सकते हैं जो हमें मिलेगा 1/4π स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4π स्क्वायर LC और F इक्वल्स टू 1/2π अंडर रूट ऑफ LC। ये रिलेशन जो हमारे पास आया है, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिस वैल्यू पे हमारा सर्किट रेजोनेट करने वाला है। रेजोनेट करने का मतलब है कि XL और XC जिस वैल्यू पे बराबर हो जाएंगे, VL और VC जब बराबर हो जाएंगे तब आपको ये वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होने वाली है। ठीक है। अब फर्दर अगर हम देखें तो करंट की वैल्यू होती है V अपॉन Z नॉर्मली किसी भी सर्किट के लिए। अब इस कंडीशन में Z की वैल्यू R के बराबर है तो हेयर इन दिस रेजोनेंट सर्किट I विल बिकम इक्वल्स टू V अपॉन R। ये रेजोनेटिंग करंट है। अब हमने कहा कि आपका जो Z का वैल्यू है जो R के बराबर है वो मिनिमम है, तो ऑब्वियसली आपका जो करंट होगा वो मैक्सिमम वैल्यू का होगा, यानी कि
RLC सीरीज सर्किट जब रेजोनेट करता है तो वो अपने थ्रू मैक्सिमम करंट को जाने देता है। तो दिस I इज ऑल्सो नोन एज I मैक्सिमम करंट, या फिर हम समटाइम्स इसको IR भी कहते हैं और I मैक्सिमम भी कहते हैं। IR का मतलब है करंट अंडर रेजोनेंट कंडीशन, I मैक्स का मतलब है मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू द सर्किट अंडर द रेजोनेंट कंडीशन। ठीक है, साथ ही साथ हमारा जो पावर फैक्टर है इस सर्किट का वो यूनिटी है, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हो गए हैं। ठीक है, अब अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज के साथ एक कर्व बनाएं जो XL का हो, XC का हो और रेजिस्टेंस का हो, तो हाउ वी कैन प्लॉट देम? सिंपल है, रेजिस्टेंस हमारा फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है तो इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये आपका रेजिस्टेंस है, फ्रीक्वेंसी से किसी तरह से भी डिपेंड नहीं करता। XL जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, XL इक्वल्स टू 2πfl। तो अगर फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन देखेंगे तो आपका जो वेरिएशन होगा वो लीनियर लाइन होगा, और XC का वेरिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो इसका वेरिएशन कुछ इस तरह से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका XC है 1/2πfc। इस ग्राफ में हम ये देख पा रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका जो इंपीडेंस का वैल्यू है वो R के बराबर है और XL इक्वल्स टू XC के बराबर होता है। ठीक है, अब 0 से FR के बीच में ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जिस पॉइंट पर XL XC बराबर हुए 0 से फ्रीक्वेंसी FR के बीच में आपका जो XC है वो ग्रेटर है XL से, और FR से आगे की फ्रीक्वेंसीज पे आपका XL है ग्रेटर XC से, यानी कि इन दिस पार्ट द सर्किट इज बिहेविंग एज ए कैपेसिटिव सर्किट, और इन दिस पार्ट द सर्किट इज बिहेविंग एज ए an inductive circuit, or exactly at the frequency of FR where the circuit is behaving as a resistive circuit, क्योंकि सिर्फ impedance की जो वैल्यू है Z वो R के बराबर हो जाती है। राइट, साथ ही साथ अगर आप करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व प्लॉट करें तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी को हम शो कर सकते हैं। हमने अभी अभी कहा कि एट द फ्रीक्वेंसी FR योर इंपीडेंस बिकम मिनिमम। उसके अलावा जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है, यहाँ पर आप देखें इस तरफ जाएं लेफ्ट साइड या इस तरफ राइट साइड जाएं, तो आपके इंपीडेंस की वैल्यू इज ऑलवेज बिकमिंग मोर इन बोथ द साइड्स। तो आपका जो इंपीडेंस का वेरिएशन है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, exactly at F is equals to FR your impedance become minimum। ये वो पॉइंट है जहां पर आपको Z की वैल्यू किसके बराबर मिलती है? R के बराबर। ठीक है, साथ ही साथ हमने कहा कि इंपीडेंस अगर मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा, तो एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट आपका जो करंट का वैल्यू है वो कितना होगा? मैक्सिमम होगा। तो दिस इज द करंट मैक्सिमम I max which is nothing but equals to V upon R। तो ये I, Z का ग्राफ है विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें हमने देखा कि इंपीडेंस अगर इस तरफ कहेंगे तो कैपेसिटिव इंपीडेंस है, और इंपीडेंस अगर इस तरफ कहेंगे तो इंडक्टिव इंपीडेंस है। क्यों? क्योंकि XC और XL के जो वेरिएशंस है वो हमें वहां पे उस तरह से मिलते हैं, दिखाई देते हैं। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिटी फैक्टर टर्म की। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं एक ऐसे रेशो के टर्म्स में जो कहलाता है कि क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन द सर्किट वोल्टेज, या फिर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन द सर्किट वोल्टेज। ठीक है, अब अगर हम सर्किट को रेजोनेंस में काम ले रहे हैं तो जो VL की वैल्यू है वो IR जो कि रेजोनेटिंग करंट है इंटू XL के बराबर है। सिमिलरली अगर आप VC की बात करें तो इट इज IR इंटू XC के बराबर है। ऑल्सो द वोल्टेज V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू Z, और Z चूंकि R के बराबर है तो दिस इज I इंटू R वेयर I इज IR। अगर इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पुट करते हैं क्वालिटी फैक्टर में तो इट बिकम्स इक्वल्स टू IR इंटू XL अपॉन IR इंटू R। IR से AR कैंसिल हो जाता है तो ये बचता है XL अपॉन R। XL को हम लिख सकते हैं 2πfL अपॉन R वेयर F इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इसमें पुट करें 2πL अपॉन R 1/2π अंडर रूट ऑफ LC, 2π से 2π कैंसिल करते हुए आपको जो फाइनल रिलेशन मिल रहा है वो मिल रहा है 1/R अंडर रूट ऑफ L अपॉन C। ये आपका क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला तैयार यहाँ से हो जाता है। ठीक है, अब क्वालिटी फैक्टर का बेसिकली मीनिंग क्या है? हमने देखा जो क्वालिटी फैक्टर है वो रेशियो है VL अपॉन V का, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज ऑफ द सर्किट। मान लीजिए क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू किसी सर्किट के लिए 10 है, इसका मतलब क्या हुआ? 10 इक्वल्स टू VL अपॉन V और VL इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ V, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू एक अच्छा खासा वैल्यू है। 10 इज ए गुड वैल्यू। किसी भी अच्छे RLC सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर जितना अच्छा ज्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा।
तो हमेशा हम इस क्वालिटी फैक्टर से ये बता रहे हैं कि आपके सर्किट में जो इंडक्टिव वोल्टेज है या फिर जो कैपेसिटी वोल्टेज है वो कितने टाइम्स सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब ये सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा हो रही है इसलिए हम इस सर्किट को वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट भी कहते हैं। यहां पर वोल्टेज का मैग्निफिकेशन हो रहा है, वोल्टेज आपकी सर्किट वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है। कारण क्या है, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपका जो सर्किट में करंट है वो मैक्सिमम होता है। यहां आप देख सकते हैं इस कर्व में हम क्लियरली बता रहे हैं कि आपका जो सर्किट का करंट है वो मैक्सिमम हो रहा है, और इस मैक्सिमम करंट की वजह से ही इस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट भी कह रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस पे ये सर्किट मिनिमम इंपीडेंस ऑफर करते हुए सर्किट के थ्रू मैक्सिमम करंट को पास होने दे रहा है, इसीलिए इसका नाम एक्सेप्टर सर्किट भी होता है। नेक्स्ट एक और टर्म हम लोग यहां डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ बेसिकली एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम एक करंट के कर्व को बना लेते हैं जो हमने अभी अभी देखा, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का कर्व है ये। दिस इज करंट, दिस इज द आई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज आई एम इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो बैंडविड्थ को डिफाइन करने के लिए हमने कहा है कि एक बैंडविड्थ जो है वो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं जब आपके करंट की वैल्यू उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में इक्वल टू और ग्रेटर देन ऑफ 70.7% ऑफ द मैक्सिमम करंट आती हो। ठीक है, अब इस कर्व में अगर ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है तो 70.7% कितना होता है, आई एम अपॉन रूट 2 के बराबर होता है। ठीक है, आई एम अपॉन रूट 2 यानी कि 0.707 टाइम्स ऑफ आई एम। ठीक है, अगर ये आई एम है तो 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा मान लेते हैं। अब इस पॉइंट पे हम देखते हैं, एक तो ये वाला पॉइंट हमें मिलता है, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये है, और दूसरा पॉइंट ये वाला मिलता है, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये है। तो ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मिली हमें इन दोनों के बीच में, इसी का नाम है बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ को डिफाइन कैसे किया, वो फ्रीक्वेंसी जब सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू 70.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इक्वल या ग्रेटर होती हो, तब हम कहते हैं कि ये एक बैंडविड्थ है। ठीक है, यहां पर हम अगर इस लोअर फ्रीक्वेंसी को f1 कहें और इस अपर फ्रीक्वेंसी को f2 कहें, तो बेसिकली जो बैंडविड्थ है वो बन जाता है f2 माइनस f1। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो बैंडविड्थ है वो f2 माइनस f1 के बराबर होगा। राइट, f1 को हम कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और f2 को हम कहते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये इन दोनों के नाम हैं। अब बैंडविड्थ के टर्म्स में क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं f1 और f2 को? आप देखिए, f1 की वैल्यू है यहां से 0 से शुरू होके यहां तक, दिस इज f1, और इस पॉइंट पर आपका fr है, तो हम कह सकते हैं कि जो f1 की वैल्यू है, अगर हम fr में से बैंडविड्थ हाफ ऑफ बैंडविड्थ को माइनस कर दें तो आपको f1 मिल जाता है, और f2 के लिए fr में अगर हाफ ऑफ बैंडविड्थ को ऐड कर दें तो आपको f2 मिल जाता है। राइट, तो ये आपके f1 और f2 यानी कि दोनों फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब आफ्टर नोइंग अबाउट द हाफ ये f1 एंड f2, पावर की अगर बात करें सर्किट में, आपका जो पावर होता है किसी भी सर्किट में वो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर के बराबर होता है। राइट, अब सर्किट अगर रेजोनेंस में है तो यहां पर रेजोनेंस में सर्किट जाने की वजह से जो करंट की वैल्यू है वो आई मैक्सिमम या आई आर के बराबर है, हम लिख देते हैं आई आर स्क्वायर इंटू आर, और सिंस आई आर इज इक्वल्स टू आई मैक्सिमम करंट विच इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो क्या हम इसको पावर मैक्सिमम कह सकते हैं? क्योंकि करंट मैक्सिमम है तो पावर भी मैक्सिमम होगा। ये कब हो रहा है? एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे पावर मैक्सिमम ले रहा है सर्किट, जो कि आई स्क्वायर आर के बराबर है। अब अगर हम F1 और F2 पे देखें, F1 और F2 पे कितना पावर कंज्यूम कर रहा है सर्किट, हमने अभी अभी देखा F1 और F2 दोनों पे ही करंट की वैल्यू कितनी है, 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट। सो पावर P1 इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, आई आपका है I1 स्क्वायर आर, सिमिलरली P2 होगा I2 स्क्वायर आर। I1 की वैल्यू है 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम और I2 की वैल्यू है 0.707 टाइम्स ऑफ IM। अगर इन दोनों को पुट करें तो P1 और P2 चूंकि दोनों ही करंट सेम है तो पावर भी सेम होंगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.707 टाइम्स स्क्वायर इंटू IM स्क्वायर इंटू R, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू IM बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू R। ठीक है, दिस इज IM स्क्वायर अपॉन 2, नॉट होल स्क्वायर।
Im² अपॉन 2 इंटू आर, क्योंकि 0.707 का होल स्क्वायर 2 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो P1 इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू Im² R अपॉन 2, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू Pm अपॉन 2, जो कि हमने ऊपर निकाल रखा था। ये क्या है? हाफ पावर। किसका? जो टोटल सर्किट का है। ये कब आया? जब हमारे पास F1 और F2 की फ्रीक्वेंसीज थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो F1 और F2 दो फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी, उन दोनों को हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी कह सकते हैं। ये इनका एक नाम हो गया, ठीक है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। अब हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कैसे करेंगे? आई वांट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें मालूम है कि जो करंट का वैल्यू है सर्किट में आई का, वो है V अपॉन अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC के बराबर, ठीक है। अब अगर हम F1 पे देखें, F1 पे I की वैल्यू है Im/√2, राइट, और Im की वैल्यू है V अपॉन R। इसको यहां पर अगर हम पुट करते हैं तो I की वैल्यू हो जाती है V अपॉन अंडर रूट 2 R। उठा के हम ऊपर करंट के एक्सप्रेशन में अगर इसको रखें, हमें मिलेगा V अपॉन अंडर रूट 2 R इज इक्वल्स टू V अपॉन अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। V से V को कैंसिल कर देते हैं। इन दोनों को हम रिवर्स करके अगर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा अंडर रूट 2 R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का अगर स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर करें, तो 2R² इक्वल्स टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इट इज इक्वल्स टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R² एंड XL माइनस XC इक्वल्स टू प्लस माइनस R। ये एक रिलेशन आपको यहां से ऑब्टेन हुआ है। ये कब हुआ है? जब आपका F1 और F2 दोनों ही फ्रीक्वेंसीज पे करंट की वैल्यू Im/√2 है और I की वैल्यू V अपॉन √2 अपॉन R है इन टर्म्स ऑफ V एंड R। तो अगर आपने इसको पुट किया तो आपको मिला है XL माइनस XC इक्वल्स टू प्लस माइनस R एट F1 एंड F2। साथ ही साथ आपको ये मालूम है कि FR पे XL माइनस XC का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 पे आपको मालूम है XL बड़ा था, F2 पे आपको मालूम था XL बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो प्लस माइनस R आया है, इस प्लस माइनस R में अगर आप F1 पे बात करेंगे तो XL माइनस XC की वैल्यू माइनस R के बराबर होनी चाहिए, और अगर आप F2 पे बात करेंगे तो XL माइनस XC इक्वल्स टू प्लस R के बराबर होना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये है, ऊपर बने हुए कर्व में हमने देखा था कि F1 पे XC बड़ा होता है, F2 पे XL बड़ा होता है। अगर XC बड़ा है तो डिफरेंस माइनस का होगा, और अगर XL बड़ा है तो डिफरेंस प्लस का हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन को अगर हम टेकअप करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से एक वैल्यू मिलेगा ω1 और ω2 का। कैसे निकालेंगे? अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास है ω1L माइनस 1 अपॉन ω1C इक्वल्स टू माइनस ऑफ R, ठीक है। हम F1 की बात कर रहे हैं तो XL ω L होता है, XC 1 अपॉन ω/C, तो ω1 ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ω1² LC प्लस R ω1C माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं, ω1² प्लस ω1 इंटू R अपॉन L माइनस 1 अपॉन LC इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हेयर वी गेट ω1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R अपॉन L प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ R² अपॉन L² माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी इज R/L प्लस माइनस √b² माइनस माइनस प्लस हो गया 4 अपॉन LC अपॉन 2a। ये आपका ω1 का वैल्यू आ गया। सिमिलरली सेकेंड वाली कंडीशन से, F2 वाली कंडीशन से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ω2L माइनस 1 अपॉन ω2C इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ R। सिंप्लीफाई करते हैं, हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी ये वो बन जाएगी ω2² माइनस प्लस माइनस ω2 इंटू R अपॉन L माइनस 1 अपॉन LC इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन बनी थी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ω2 का वैल्यू मिलेगा माइनस R अपॉन L, माइनस बी होता है, माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ R² अपॉन L², फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया 4 अपॉन LC अपॉन 2a। a की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया आपका ω2, राइट। अब आफ्टर कैलकुलेटिंग ω1 और ω2
अगर हम यहां से एक डिफरेंस निकालें दोनों फ्रीक्वेंसीज का ω2 माइनस ω1, तो क्या मिलेगा? ω2 में से अगर आप ω1 को माइनस करोगे तो देखिए दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 2 एज इट इज रहेगा। 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो जो r बाई एल है और r बाई एल है वो दोनों जुड़ जाएंगे, अपोजिट साइन के हैं, माइनस माइनस ऊपर वाले में प्लस हो जाएगा, और जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी ड्यू टू द अपोजिट साइन। ठीक है, तो हमें फाइनली डिफरेंस जो मिलेगा वो कितना मिलने वाला है? 2 टाइम्स ऑफ r अपॉन एल अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया r अपॉन एल। ω2 कितना होता है? 2 पाई f2, ω1 होता है 2 पाई f1 इक्वल्स टू r अपॉन एल। दोनों से 2 पाई को अगर कॉमन लिया तो हमें मिला f2 माइनस f1 इक्वल्स टू r अपॉन 2 पाई l। f2 माइनस f1 को क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला ऊपर लिखा था हमने, जो कि था f1 इज इक्वल्स टू fr माइनस हाफ ऑफ बैंडविड्थ, अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया fr माइनस r अपॉन 4 पाई l, जहां पर fr की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ lc के बराबर है। सिमिलरली f2 का वैल्यू था fr प्लस बैंडविड्थ अपॉन 2, दैट इज fr प्लस r अपॉन 4 पाई l। ये आपके दोनों के दोनों f1 और f2 के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सर्किट पैरामीटर्स हो गए हैं, राइट। तो दिस इज अबाउट सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, यहां पर एक और रिलेशन हमारा है जो कहता है बैंडविड्थ की जो वैल्यू है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर के बराबर होती है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो सीरीज रेजोनेंस में हमें देखनी है। इन सारे फॉर्मूलेस के ऊपर जितने भी हमने यहाँ डिस्कस किए, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, उन न्यूमेरिकल को भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।